Hello everyone. So in today's lecture we are going to learn about few extra topics. So here extra means, as you all know, जो कि पहले से इस lectures को follow कर रहे हैं, that this kind of topics are important for your competitive exam, जैसे कि है NEET and GUJSET, right? So these are not of your textbooks concept, obviously relevant concept ही है but in detail है, so that is why I wrote extra here. सो एक्स्ट्रा मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यानी कि एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उसमें से, राइट? सो आज के लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी देखेंगे एंड देन विल सी द थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड है, जो है कनेक्टिंग लिंक, जिसकी हमने बात की थी रिगार्डिंग द फॉसिल्स। जो इवोल्यूशनरी पार्ट हमने देखा था उसमें से फॉसिल्स के थ्रू कैसे हमें इवोल्यूशन का पता चला, तो एक ऐसा टॉपिक हमने डिस्कस किया था, राइट? सो उसमें हमने कनेक्टिंग लिंक वगैरह भी देखा था कि दो अलग अलग जो कि क्लासिफिकेशन होते हैं, सो दो डिफरेंट ग्रुप्स है, उनको जो कनेक्ट करता है वैसा जो एनिमल या कोई भी लिविंग बीइंग है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, राइट? तो ये कनेक्टिंग लिंक के बारे में हम पढ़ चुके। उसमें से एक था आर्कियोप्टेरिक्स, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पॉइंट से वो देख लेते हैं पहले। सो कनेक्टिंग लिंक मीन्स व्हाट? सो हियर द आर्कियोप्टेरिक्स इज इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्कियोप्टेरिक्स है तो वो किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो यानी उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, रेप्टाइल्स की भी होगी एंड बर्ड्स की भी होगी, राइट? दैट इज वाई वी कॉल इट कनेक्टिंग लिंक। बट हियर वी रोट मिसिंग मीन्स व्हाट? कि वो हाल के टाइम में यानी अभी के समय में ये नहीं पाए जाते हैं, नहीं देखने को मिलते हैं, बट इट वंस अपॉन अ टाइम दे वाज देयर, राइट? सो लेट्स सी द कनेक्टिंग लिंक्स which are not found in present times are called as missing links. So they are connecting links but they are missing links also. तो connecting link तो है पर वो अभी नहीं पाए जाते, they are almost extinct. So that is why we wrote here missing link, right? और किसके बीच की लिंक है MCQ के लिए याद रखना? reptiles and birds. Its fossil was discovered by Andreas Wegner, जो कि साइंटिस्ट थे, from Bavaria in Germany. It was found in the rocks of Jurassic period. तो ये आप टाइम के बारे में आगे आपको पता चलेगा जैसे हम फर्दर मोर इस चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे। ये जुरासिक पीरियड, तो जैसे कि टाइम है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि टाइम जोन को तो कुछ नाम देना पड़ेगा। देन ओनली वी गोट सम आइडिया कि किस तरह से कौन से टाइम में क्या क्या इवोल्यूशन हुए हैं। तो जैसे कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उससे लेके आगे तक इन सबको यानी अर्थ के जो टाइमिंग है उनको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया। तो एरा है, देन पीरियड्स है, काइंड ऑफ, ठीक है? तो उसमें से एक जो नाम है वो है जुरासिक पीरियड। तो उस दौरान जैसे कि उस टाइम पे डायनासोर्स भी पाए जाते थे, तो ये टाइम ड्यूरेशन है जिसको जुरासिक पीरियड बोलते हैं। तो उस टाइम में अर्थ पे रॉक्स में उनके फॉसिल्स है वो पाए गए, ठीक है? कहाँ पे? जर्मनी में। तो इसीलिए हमको पता चला कि इस तरह का कुछ बर्ड जैसा कुछ एनिमल हुआ करता, जो कि ना ही एज सच बर्ड है और ना ही एज सच रेप्टाइल है, बल्कि दोनों के उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट इज वाई वी कॉल इट कनेक्टिंग लिंक, राइट? तो हमें उनके फॉसिल्स के थ्रू पता चला। तो अभी देखते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मैच करते हैं उनके रेप्टाइल बिहेवियर से और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मैच करते हैं उनके बर्ड्स होने के कैरेक्टर से। सो सबसे पहले देखते हैं रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है तो दोनों के कैरेक्टर्स हैं वो उसमें देखने को मिलेंगे। तो पहले देखते हैं रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। तो उसमें पहला पॉइंट है लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल विथ फ्री कॉर्डल वर्टिब्री। तो यानी कि एक तो लॉन्ग लिजर्ड के जैसे टेल है और क्या है? फ्री कॉर्डल वर्टिब्री। तो यानी वर्टिब्रल जो कॉलम होती है बैक में, उसके जो एंड पार्ट होता है, ठीक है, जिसको टेल पार्ट भी बोला जाता है, जहां पे एंड हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम, राइट? तो एंड पार्ट की जो फ्री वर्टिब्री है यानी सिंगल, उसको
उसके साथ फ्री टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो उसमें देखने को मिलता है। किसमें हम बात कर रहे हैं? आर्कियोप्टेरिक्स की। ठीक है, तो इसीलिए ये कैरेक्टर हुआ उनका किस तरह का? रेप्टिलियन जैसा, राइट। सेकंड पॉइंट है नॉन न्यूमेटिक बोन्स। तो इधर बोन्स है वो पोरस नहीं है। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स में किस तरह के बोन्स होते हैं? पोरस होते हैं, यानी उनमें जो हार्डनेस है वो कम होती है बर्ड्स में। क्यों ऐसा होता है? तो बर्ड्स का वेट है वो बढ़ नहीं जाए बोन्स की वजह से, इसलिए उनके बोन्स है वो थोड़े होलो होते हैं और पोरस होते हैं, इसलिए उन बोन्स का वेट है वो कम हो जाता है और बर्ड्स कैन इजीली फ्लाई, राइट। बट हियर नॉन न्यूमेटिक बोन्स है, इसका मतलब हार्ड बोन्स ही हैं, जैसे कि बर्ड्स में होते हैं पोरस, वैसे बोन्स नहीं है। यानी ये कैरेक्टर भी किस तरह का हुआ? रेप्टिलियन जैसा हुआ, क्योंकि अगर बर्ड्स जैसा, एवियंस जैसा अगर बोन टाइप होता उनका तो वो पोरस होना चाहिए था, बट हियर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ओके, थर्ड पॉइंट है वीक स्टर्नम। तो यानी ये भी बोन ही है स्टर्नम, तो ये वीक है, यानी कि जैसे कि खास करके जो रेप्टाइल्स होते हैं वो, रेप्टाइल्स मतलब क्या, ये उनका मेन कैरेक्टर क्या है कि वो ऐसे सिरकते हुए चलते हैं जमीन पे, है ना। तो उनका ये जो लेग पार्ट है, थाई पार्ट है, वी कैन कॉल इट, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तभी वो रेप्टाइल्स है तो उनको जमीन के साथ चिपक के आगे बढ़ना पड़ता है अपने बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो एज सच उनके लेग्स हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं, है ना, दैट इज वाई दे आर रेप्टाइल्स। जैसे कि स्नेक और वी कैन कॉल लीजर्ड, राइट। तो उनके वेल डेवलप्ड लेग्स नहीं होते हैं, उनका जो स्टमक पार्ट होता है वो घिस के आगे बढ़ते हैं वो, है ना। तो इधर भी क्या है? वीक स्टर्नम ही है, यानी उनके लेग्स भी इस तरह से, ये आर्कियोप्टेरिक्स में वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी एज सच वो उनका यूज नहीं कर पाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है टीथ प्रेजेंट इन अ जो। तो जो में टीथ का प्रेजेंस है वो शो करता है उनका रेप्टिलियन कैरेक्टर। ओके, सो ये 4 पॉइंट है जो कि किस तरह के हैं? मैच करते हैं रेप्टाइल से, तो इसलिए हमने बोला कि ये रेप्टिलियन कैरेक्टर है उनमें। बट कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि रेप्टाइल से नहीं मिलते हैं, और किससे मिलते हैं? एवियन से, यानी बर्ड से। बर्ड का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? एवियन क्लासिफिकेशन में, राइट। तो उनसे मिलते हैं, इसीलिए हमने इनको कनेक्टिंग लिंक बोला है, राइट। ये याद रखना, और ये 4 पॉइंट है वो याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा आइदर ऑफ वन, चारों देके 3 सही देके गलत होगा। सो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टिलियन कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन आर्कियोप्टेरिक्स। तो आपको फाइंड आउट करना, या तो विच ऑफ द कैरेक्टर इज प्रेजेंट, रेप्टिलियन कैरेक्टर प्रेजेंट इन आर्कियोप्टेरिक्स। तो 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो आपको ये चारों पॉइंट है वो याद रखने, भले ही थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपको एमसीक्यू तो आएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट उनके कैरेक्टर्स देखते हैं, एवियन कैरेक्टर्स। सो पहला है फीदर्स ऑन बॉडी, जो कि बहुत ही आइडेंटिकल फीचर है एवियंस का, कि उनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं, है ना। सो एक तो ये पहला कैरेक्टर जो कि देखा गया आर्कियोप्टेरिक्स में, कि फीदर्स थे उनके बॉडी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है जॉस मॉडिफाइड इनटू बिग। तो ये भी स्पेशल कैरेक्टर है बर्ड्स का, एवियन का, कि उनके फेस पे क्या होती है? आगे जो कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रंट पार्ट उसका कन्वर्ट हो जाता है बीक में, है ना, ताकि वो इजीली अपने सीड से वो खा पाए, ले पाए अपने मुंह में। तो ये फीदर एंड बीक होना, ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल कैरेक्टर है एवियंस का, जो कि इनमें भी पाया गया। तो ये तो स्पेशली बर्ड टाइप ही कैरेक्टर हो गया, है ना। ओके, थर्ड है 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो 4 लिम्स यानी जो आगे के 2 पार्ट होते, जैसे कि हम ह्यूमंस में हैंड है, तो वैसे उनमें जो फ्रंट लिम्स थे, यानी 4 लिम्स जिसको बोलते हैं, वो किस में मॉडिफाइड थे? विंग्स में, यानी विंग्स भी प्रेजेंट थी। तो कभी रेप्टाइल में थोड़ी विंग्स होती है ना। तो ये भी किस तरह का कैरेक्टर हुआ? एवियन का कैरेक्टर हुआ। एंड द लास्ट पॉइंट, हिंड लिम्स बिल्ट इन एवियन प्लांट। और जो हिंड लिम्स थे वो भी जैसे कि बर्ड में होते हैं, पीछे के 2 पैर जैसे होते हैं, वैसी तरह का ही कुछ स्ट्रक्चर, कुछ अरेंजमेंट था इनमें, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स में। यानी ये जो 4 कैरेक्टर हैं वो कंप्लीटली मैच करते थे एवियंस के साथ, यानी बर्ड्स के कैरेक्टर के साथ।
और ये जो 4 कैरेक्टर हमने देखे वो कंप्लीटली मैच करते हैं रेप्टेलियन कैरेक्टर्स के साथ। सो इसका मतलब दोनों के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो इनमें देखने को मिले, यानी हमें ये कहना ही पड़ेगा कि इनमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स थे। अगर एक थोड़ा बहुत भी मैच करता है कैरेक्टर तो उससे हम पूरा ग्रुप का उनको नाम नहीं दे देते हैं, राइट। अगर एवियन में से मान लो कोई एक ही कैरेक्टर मैच कर रहा है वो भी थोड़ा बहुत, तो उसको एवियंस नहीं बोला जाएगा। बट हियर द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन आर्कियोप्टेरिक्स आर आइडेंटिकल कैरेक्टर्स, कि जिसकी वजह से स्पेसिफिक ये ग्रुप बना है। तो उस तरह के दोनों के आइडेंटिकल कैरेक्टर्स है वो इनमें पाए गए। क्लियर? इसीलिए हमने ये डिटेल में, आज ये टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक का एक एग्जांपल है वो पढ़ा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है, राइट। नाउ आई विल शो यू द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कनेक्टिंग लिंक जो है आर्कियोप्टेरिक्स, उसकी इमेज दिखाती हूँ आपको। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको पता चले कि वो दिखते कैसे थे। एज सच तो ओब्वियसली किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि उनको फॉसिल्स के थ्रू ही हमें पता चला है, तो उनकी आपको रियल इमेज तो कभी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि किसी ने नहीं देखी है, राइट। बट बाय द फॉसिल्स वी गॉट द आइडिया कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी टाइप है वो किस तरह का और कैसा हो सकता था उस टाइम पे, राइट। तो लेट मी शो यू द इमेज, देन विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हो, ये इमेज है आर्कियोप्टेरिक्स की, ठीक है। तो ये कुछ आपको देखने से ही अंदाजा आ रहा होगा कि ये कुछ बर्ड जैसा दिखने में लग रहा है, ठीक है। बट कुछ हमने कैरेक्टर्स ऐसे भी देखे इंटरनल कैरेक्टर बॉडी के जो कि रेप्टाइल जैसे थे, बट दिखने से आउटर अपीयरेंस से उनका वो कैसा है, एवियंस जैसा, यानी बर्ड जैसा, ठीक है। तो इधर हम पहले लेबल हैं उस पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले तो है टीथ, ठीक है। तो जो में टीथ का होना वो कैरेक्टर किसका था, वो था रेप्टाइल जैसा कैरेक्टर। एंड देन कम्स द फ्रंट पार्ट पे बीक, ठीक है। तो यानी बीक है वो स्पेसिफिकली एवियन का कैरेक्टर है। सो फेस पार्ट में जो में दोनों तरह के कैरेक्टर देखने को मिले, रेप्टाइल जैसे भी और एवियन जैसे भी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सो फीदर्स का होना, जो कि स्पेसिफिकली किसका है, एवियन का कैरेक्टर है, ठीक है। देन नेक्स्ट फोरलिंब, जो कि कन्वर्ट हुई है किसमें, विंग में। एंड द हिंड लिम्स, जो कि एज सच बर्ड्स में होते हैं उसी तरह का कुछ अरेंजमेंट था, यानी फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स दोनों है वो एवियंस की तरह ही थे। यानी आप देखो, अगर इनके बॉडी टाइप में आप देखोगे कैरेक्टर्स को, तो जो एवियंस में है वो सारे मोस्टली आउटर अपीयरेंस में है उनके, जैसे कि फीदर्स का होना, विंग्स का होना, बीक का होना। तो इसकी वजह से ही ये दिखने में कुछ बर्ड्स जैसे ही दिखते थे, बट उनका अगर इंटरनल हम स्ट्रक्चर और कैरेक्टर्स देखें तो वो रेप्टाइल जैसे भी हैं। इसीलिए वो देखने में एवियन जैसे लग रहे, रेप्टाइल जैसे नहीं लग रहे, क्योंकि उनका पूरा जो आउटर अपीयरेंस है वो कैसा है, वो बर्ड्स जैसा ही है, क्योंकि वही कैरेक्टर उनमें बर्ड्स जैसे हैं, यानी वो देखने से बर्ड जैसा ही कुछ हमें लगेगा, एनिमल, ठीक है। देन है फिर रिब्स, क्लोज, टेल एक्सेट्रा, जो कि सारे कैरेक्टर्स हैं किसके, रेप्टाइल के, जो कि बिल्कुल ही एवियंस को मैच नहीं करते हैं। तो इस तरह से दोनों के कैरेक्टर्स हैं वो इनमें देखने को मिले, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हम एविडेंसेस देख रहे हैं कब से, मतलब लास्ट मेनी लेक्चर्स से, जैसे कि हमने केमिकल एविडेंसेस देखे थे, देन बायोलॉजिकल एविडेंसेस देखे, बायोकेमिकल देखे, फिर बायोलॉजिकल देखे। नाउ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बेसिस पे एविडेंसेस हैं जो कि अर्थ के इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट्स सी दैट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन of animals and plant species in different parts of earth is called as biogeography, right? So biogeography पहले तो किसे बोलेंगे, so it is a distribution of living things, यानी कि animals and plants। तो किस तरह से अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसको ही बोलते हैं बायोजियोग्राफी।
तो ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेदर एंड डिफरेंट सॉइल टाइप, प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे कि कंगारूस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, क्यों इधर नहीं पाए जाते हैं? सो देयर इज सम रीजन, राइट? दे एडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट, दैट काइंड ऑफ फूड एंड दैट सीजन्स, राइट? तो इसलिए वो नहीं पाए जाते हैं। सेम वे जैसे कि स्नो लेपर्ड है तो वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं पाया जाता, क्यों? वहीं पे स्नो में ही पाया जाता, क्योंकि उसको कंफर्टेबल वो एनवायरमेंट है, राइट? तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स का। तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर एडेप्टेशन टू दैट एनवायरमेंट, राइट? तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बायोजियोग्राफी। सो ऑन द बेसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा, अल्फ्रेड रसेल वॉलेंस, ये नाम है साइंटिस्ट का, अल्फ्रेड रसेल वॉलेंस, divided the whole world into 6 biogeographical regions called RINs। तो यानी ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूरी अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया। क्यों? ताकि एक समझने के लिए इवोल्यूशन को, क्योंकि अभी जितने डिस्ट्रीब्यूशन है ओब्वियसली उतने पहले तो नहीं हुआ करते थे, क्योंकि धीरे धीरे करके स्पीसीज बनी इतनी सारी, तो इतनी वैरायटी पहले नहीं थी, क्योंकि इतना एटमॉस्फेयर में ही वेरिएशन नहीं था, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि होल वर्ल्ड यानी होल अर्थ है उसको 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में पहले तो डिवाइड कर दिया। फिर उस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया कि सबसे पहले क्या बना होगा, कौन से एनिमल से वो आए होंगे, किस में से कौन बना होगा, दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, राइट? तो सबसे पहले तो वो कौन से 6 डिविजन्स थे जो कि उन्होंने किए, तो जो कि हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, राइट? तो 6 कॉन्टिनेंट्स है, तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका डिवीजन है। जैसे कि पहला है नियार्कटिक यानी नॉर्थ अमेरिका, नियोट्रॉपिकल जो कि है साउथ अमेरिका, तो यानी कॉन्टिनेंट अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो ये उनके दोनों पार्ट है, नॉर्थ एंड साउथ। थर्ड है इथोपियन यानी अफ्रीका। फोर्थ है पैलियोटिक यूरोप। फिफ्थ है ओरिएंटल जो कि है एशियन पार्ट, एंड सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलियन जो कि है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से 6 डिवीजन में पहले तो पूरी अर्थ को उन्होंने डिवाइड किया, जस्ट टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थियोरीज टू अंडरस्टैंड, राइट? देन इट इज बिलीव्ड दैट millions of years ago all the continents were present in the form of a single land mass called Pangaea। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स बने फिर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स बन गए, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले सब कैसे थे? एक प्लेट के फॉर्म में ही थे, सिंगल लैंड मास के फॉर्म में ही थे, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था? पेंगिया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये सारी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो अलग होती गई एक दूसरे से, और इस तरह से डिफरेंट डिविजन्स बन गए। बट पहले ऐसा नहीं था, जितनी भी जमीन थी वो सारी पूरी कंटिन्यू ही थी, यानी सब एक साथ ही थे, उनमें कोई डिविजन्स नहीं थे। सो लेटर ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिस लैंड masses got separated from each other by the seas। यानी फिर समुद्र का पानी है यानी सी का पानी है वो फिर आ गया बीच में, और ये प्लेट से वो एक दूसरे से दूर हो गए, तो यानी ये डिफरेंट रीजन्स हो गए और बीच में सी आ गया। बट पहले क्या हुआ करता था? ये पूरा एक कंटिन्यू लैंड मास था, ठीक है। बट धीरे धीरे करके फिर कुछ अर्थक्वेक्स आए और इस तरह से कुछ नेचुरल डिजास्टर होते गए और ये प्लेट से वो एक दूसरे से दूर होती गई जमीन की, और बीच में है वो पानी आ गया, तो ये डिफरेंट रीजन्स बन गए, ठीक है। As these continents had different climates, so plants and animals evolved there were of different varieties। So जैसे कि अभी ये प्लेट फिर दूर हो गई एक दूसरे से, राइट, तो ऑब्वियसली वहां का फिर एटमॉस्फेयर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, फिर वहां के कुछ जो लैंड मास थे, लैंड टाइप थे, वो कुछ अलग हो गए, फिर रीजन से वो बदल गए, तो एटमॉस्फेयर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो इसकी वजह से वहां पे जो इवॉल्व हुए थे प्लांट्स एंड एनिमल्स वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के बने सारे, ठीक है, क्योंकि ये रीजन ही सारा दोनों का डिवाइड हो गया। सो इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स
hippopotamus, bear, rabbit, etc. were present due to continental drift. When South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि पहले साउथ अमेरिका में कुछ मेमल्स से यानी कुछ एनिमल्स से वो पाए जाते थे. किस तरह के? हॉर्स, हिपोपोटेमस, बियर, रेबिट वगैरह एक्सेट्रा, राइट. पर जब ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक साथ मिले तो उस टाइम पे क्या हो गया कि नॉर्थ अमेरिकन जो फोना है उन्होंने इनको सबको वहां पे साउथ अमेरिकन जो एनिमल्स थे, मेमल्स थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको मार दिया, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर होंगे, ज्यादा फोर्सफुली उन्होंने फूड वगैरह में सब में कंपटीशन दिया होगा और जो साउथ अमेरिकन मेमल्स थे वो सारे मर गए. ठीक है. और नॉर्थ अमेरिकन फोना है उन्होंने ओवररिडन कर दिया साउथ अमेरिकन मेमल्स को. ओके. तो ये कुछ ऐसा हुआ था उस टाइम पे. इन प्री हिस्टोरिक टाइम ऑस्ट्रेलिया वॉज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. तो देखो ये एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वो भी अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, ये दोनों एक ही थे पहले. तो ये दोनों एक दूसरे का ही पार्ट थे सबसे पहले, फिर ये जाके कुछ अलग कॉन्टिनेंट बने. ठीक है. सो आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोथेलियंस फ्रॉम रेप्टाइल्स, ऑस्ट्रेलिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड ऑफ एशिया. तो जब इवोल्यूशन हुआ, प्रोटोथेरियंस बने और रेप्टाइल्स यानी बने जो ऑस्ट्रेलिया में, और उस टाइम पे ही क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया है वो अलग हो गया एशिया से, यानी ये दोनों कॉन्टिनेंट है वो फिर अलग बन गए, जो कि पहले एक ही हुआ करते थे. तो ऑब्वियसली वहां पे भी क्या हुआ होगा, अलग अलग तरह के एनिमल से वो डिवाइड होके गए होंगे, कुछ उस साइड में रह गए, कुछ इस साइड में रह गए, राइट. So later on, eutherian mammals evolved in Asia, which were carnivore in nature. So carnivorous means जो कि मांस खाते हैं, राइट. सो मीट खाते हैं जिसको हम बोलते हैं. सो जहां पे एशिया में जो मेमल्स गए, जिसको यूथेरियन मेमल्स बोलते हैं सारे, वो कैसे थे? कार्निवोर्स थे इन नेचर, एंड दे डिस्ट्रॉयड प्रोटोथेलियंस एंड मार्सुपियल्स फ्रॉम एशिया. और उन्होंने क्या किया, एशिया में जो दूसरे मार्सुपियंस एंड प्रोटोथेलियंस पाए जाते थे उनको मार दिया, क्योंकि उनका फूड ही था वो दूसरे एनिमल्स. तो बाकी के प्रोटोथेरियंस एंड मार्सुपियंस को उन्होंने मार दिया. ठीक है. एशिया में से, यानी अब सिर्फ कौन बच गए थे उस टाइम पे? यूथेरियन मेमल्स ही सारे बच गए एशिया में, क्योंकि बाकी के जो प्रेजेंट थे एनिमल्स उनको यूथेरियन ने सबने मार दिया. बट क्या हुआ, पाउच मेमल्स जिसको मार्सुपियंस बोलते हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मेमल. बट ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियंस है वो जिंदा रह गए, जबकि एशिया में वो मर गए बिकॉज ऑफ यूथेरियन मेमल्स. बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स से सारे वो जिंदा रह गए. क्यों? क्योंकि उनकी कंपटीशन में वहां पे कोई दूसरा मेमल था नहीं, इसीलिए वो बच गए. और ये मार्सुपियल्स मतलब क्या, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की जो थियोरी है वो आगे के लेक्चर्स में. अभी सिर्फ बता दूं आपको शॉर्ट में, मार्सुपियल्स मीन्स पाउच मेमल्स, जैसे कि होते हैं कैंगारू, राइट. तो उसको कैसे पाउच होता है जिसमें वो अपने बच्चे को संभाल के रखते हैं. तो ये पाउच एनिमल्स है, उनको क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स बोलते हैं. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था एग्जांपल कि वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते. क्यों? तो डिवाइड हुए थे उस टाइम पे, तो कुछ एशिया में भी रह गए थे इस तरह के पाउच एनिमल्स हैं वो, मेमल्स है वो, और ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे. बट वो सिर्फ जिंदा ऑस्ट्रेलिया में रहे, क्योंकि एशिया में उनकी कंपटीशन में जो दूसरे मेमल्स थे, बड़े थे, उन्होंने इनको मार दिया, क्योंकि वो कार्निवोर थे नेचर में, तो उनका ये फूड था, तो उन्होंने इन सारे मेमल्स को मार के वो खुद खा गए. तो इसलिए वहां पे एशिया में इस तरह के एनिमल्स कोई भी नहीं बचे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये सारे सर्वाइव कर गए, क्योंकि वहां पे उनकी कंपटीशन में कोई इस तरह का दूसरा मेमल था ही नहीं. ठीक है. तो ये तो हमने बात की है इवोल्यूशन की, जो कि पता चला है डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू, फिर डिफरेंट फॉसिल्स के थ्रू कि कौन से कॉन्टिनेंट पे किस तरह के एनिमल्स पहले हुआ करते थे या तो वहां पे प्रेजेंट थे. जैसे कि मान लो मार्सुपियल्स है वो एशिया में भी पाए जाते थे, ये हमें कैसे पता चला? तो एशिया में उनके फॉसिल्स मिले हैं,
इसलिए हमें पता चला कि आज के टाइम पे भले ही इस तरह के कोई भी पाउच एनिमल्स एशिया में नहीं पाए जाते हैं, बट पहले के टाइम में कभी यहाँ पे रहते थे वो, क्योंकि तभी उनके फॉसिल्स मिले ना, अदरवाइज क्यों मिलते। सो इस तरह से डिफरेंट एविडेंसेस के थ्रू ये सारी चीजें जो कि थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं वो पता चली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने के लिए लिख दी गई है, बट दिस आर द रियलिटीज के ऐसा ही हुआ था पहले के टाइम में, जिसके एविडेंसेस हैं सब साइंटिस्ट के पास, उन्होंने अलग अलग तरह से रिसर्च किया है, देन आफ्टर दे गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। सो इट इज नॉट अ फेक थ्योरी, इट इज और इट वॉज हैपेंड वंस अपॉन अ टाइम, राइट। टुडे eutherians are also found in Australia because some of them evolved there and some were later transported by a man. तो सिर्फ मार्सुपियंस ही पाए जाते हैं ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में यूथेरियंस भी पाए जाते हैं, कुछ वहीं पे इवॉल्व हुए और कुछ वहां पे ट्रांसपोर्ट किए गए बाय मैन। तो कुछ लोगों ने वहां पे उनको लेके रखा और वहां पे उनका ग्रोथ करवाया। तो इस तरह से कुछ ट्रांसपोर्ट भी किए गए बाय मैन और कुछ वहीं खुद ही इवॉल्व हुए। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियंस भी पाए जाते हैं और यूथेरियंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे ही, आपकी टेक्स्ट बुक का भी टॉपिक है, तो हम लेटर ऑन उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये नाम याद रख लो, इतना डिटेल में हम इस लेक्चर में नहीं जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट है, और ये लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, जो कि समवॉट एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम स्केल रखा गया था ताकि पता चले कि कौन से टाइम की हम बात कर रहे। तो ये जब इवोल्यूशन की बात हो रही थी, तो जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ उसके बाद से लेके सभी टाइम को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया, ताकि रिसर्च में भी पता चले, तो कुछ वर्ड देने में पता चले। जैसे कि हम लोग डेट देते हैं, है ना, तो ये डेट का सिलसिला चालू कब से हुआ कि पता चले कि हम कौन से दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 साल पहले, 1000 ईयर्स पहले, 2000 ईयर्स पहले, मीन्स व्हाट, कौन सा एग्जैक्ट डे। तो इसीलिए फिर ये डेट का इवोल्यूशन हुआ था जिस किसी भी टाइम पे। तो इसी तरह से टाइम का भी एक जोन बना, क्योंकि अगर टाइम के बारे में हम कुछ पर्टिकुलर थिंग नहीं रखते, पर्टिकुलर जोन्स नहीं बनाते, तो पता कैसे चलता कि किस टाइम की कोई साइंटिस्ट है वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम स्केल बना, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि है इट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ organic evolution on earth. The time after formation of the earth, यानी कि 4.5 billion years, is divided into 6 eras. तो यानी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, उसके बाद से अर्थ के टाइम जोन को कितने एराज में डिवाइड किया गया, 6 एराज में, जो कि सबसे बड़ा डिवीजन है जिसको एराज बोलते हैं, 6 एराज। Some eras further divided into periods. फिर इस eras को भी फर्दर मोर डिवाइड किया गया थोड़े स्मॉल स्केल पे, जिसको बोलते हैं periods. And periods of recent era are divided into smaller time spans called epochs. So furthermore periods को भी डिवाइड किया गया। तो इस तरह से 3 जोन में टाइम को डिवाइड कुछ किया गया। एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपको, क्योंकि ये टॉपिक पर्टिकुलरली एमसीक्यू के लिए ही हम अभी स्टडी कर रहे हैं, राइट। और एमसीक्यू के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये कोविड-19 का पेंडेमिक है, जिसमें कुछ 30% सिलेबस रिड्यूस भी किए जाने की बात हो रही है, बट ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद से लागू ना हो। तो एमसीक्यू के लिए उस तरह से आप प्रिपरेशन करना, क्योंकि थियोरिटिकल में भी दे कैन इंक्लूड और नॉट इंक्लूड दिस चैप्टर, बट फॉर द एमसीक्यू देर इज देर वेरी मच श्योर, राइट। तो ये होना ही है वहां पे एमसीक्यू में, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, सो डोंट स्किप इट। इंटेंस जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस और डिस्टर्बेंसेस हियर हैव अकर्ड ऑन अर्थ टाइम टू टाइम। तो जैसे ही जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुए अलग अलग कॉन्टिनेंट पे, अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स के, तो उसमें डिस्टर्बेंसेस भी आए, है ना। तो जैसे कि कुछ नेचुरल डिजास्टर हुए, कुछ कंपटीशन हुए, तो इस तरह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आए अर्थ में टाइम टू टाइम, इन विच मोस्ट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म पेरिश्ड आउट एंड द फ्यू रिमेनिंग वंस इवॉल्व्ड इनटू न्यू एंड वेरिड ऑर्गेनिजम्स।
तो कुछ है वो एक्सटिंक्ट हो गए इसे डिजास्टर की वजह से, और कुछ है उसमें क्या हुआ, वो जो बच गए थे वो इवॉल्व हो गए। तो यानी वो भी सेम टू सेम नहीं रहे, उसमें भी इवोल्यूशन में कुछ चेंजेस आया, उनके अपीयरेंस में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए, बट वो सर्वाइव कर गए। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो है ना, ह्यूमन पहले भी थे, आज भी हैं हम जिंदा, तो बट जो आदि मानव हुआ करते थे और आज के जो मानव हैं और आज के जो ह्यूमन बींग्स है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अपीयरेंस में है, बिहेवियर में है, फूड पैटर्न में है ना, ज्यादा स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है वो बन गए हैं हम। तो इस तरह से जो बच गए उनमें भी इवोल्यूशन का तो असर हुआ ही, वो भी इवोल्व तो हुए ही, राइट। दिस डिस्टर्बेंसेस आर कॉल्ड एज रिवोल्यूशन और कैटेकलिज्म। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस हुई यानी चेंजेस आए उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है, याद रखना एमसीक्यू के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट, द टाइम बिफोर पेलियोजोइक एरा, तो ये जो 6 एरास डिवाइड किए गए थे, ये टाइम जोन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन से 6 एरास थे और कौन से एरास में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते थे, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में ही, राइट। तो ये जो 6 एरास है उसमें से एक है पेलियोजोइक एरा, उसका ये नाम है, ठीक है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री कैम्ब्रियन एरा। क्यों उसको प्री कैम्ब्रियन एरा भी बोला जाता है, बिकॉज द फर्स्ट पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इज कैम्ब्रियन, ठीक है। तो उसको कैम्ब्रियन है, सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट पीरियड है पेलियोजोइक का, उसको कैम्ब्रियन बोला जाता है। इसलिए उससे पहले का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री कैम्ब्रियन, जिससे उनका दूसरा नाम भी है। तो ये लाइन जस्ट एमसीक्यू के लिए है क्योंकि ये टॉपिक ही पूरा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं एमसीक्यू के लिए, तो आपको याद रखना है। अब ये पेलियोजोइक एरा क्या है, ये प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एरा से वो सारे पढ़ेंगे ही डिटेल में, okay. So this is it for today's lecture. In next lecture we'll discuss some more topics regarding this chapter. Thank you.